सबसे वाइल्ड चीज़ क्या खाई है अपनी ज़िंदगी में? I've had alligator meat इन in Australia. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में डेलिकेसी है. कैसा था टेस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा. अच्छा, हाँ, it was like chicken but with a fishy flavor. और again a very good dear friend of mine, रेने फ्रॉम नोमा, उन्होंने पॉपअप किया था. उन्होंने एलिगेटर टेल का फैट लेके and he coated a crab with that fat. That was also one of the most outstanding dishes I've had. कोटेड अ क्रैब विद एलिगेटर फैट. Yeah. ओके, वाओ. हेवी टू डाइजेस्ट या चिकन की तरह? नहीं, चिकन की तरह. It's not heavy to digest. ओके. Then kangaroo tail steaks. Kangaroo meat is a classic in Australia. उसका टेस्ट कैसा रहता है? That is heavy to digest. It's tough meat because एक्टिव होते हैं ना kangaroos. जो भी एनिमल एक्टिव है उसका मीट टफ होगा. So it is tough. It's a tough meat. बहुत लंबी लिस्ट है यार. I mean, the earthworms and the snakes and the scorpions and अर्थवर्म्स. अर्थवर्म्स कैसे पकाता है? in Thailand we had earthworms. स्पैगेटी, हाँ, which is, पास्ता, no, they were just pickled sorts. कच्चे. नहीं, they मतलब pickled थे but they weren't. अब cured बोल लीजिए उसको. जैसे अचार होता है तो कच्चा नहीं होता, पक जाता है. सो वैसा था. और बाकी वो स्कॉर्पियन वॉर्पियन तो वहीं पे आम ही मिलता है बैंकॉक स्ट्रीट्स पे. मान लो कोई थाईलैंड गया है और उन्हें कुछ ऐसे क्रेजी फूड एक्सपीरियंसेस ट्राई करने हैं. चिकन राइस नहीं है, ये वाले फूड एक्सपीरियंस. थोड़ी गाइडलाइन दीजिए. But go to any in the night, go to the main market in Bangkok and go to any grill guy, he will be carrying this. वो होंगे वहाँ पे, क्रिकेट्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे वहाँ पर, ये स्कॉर्पियंस भी होंगे. पूरा इंसेक्ट प्लेटर होता है वहाँ पे. बट साइकोलॉजिकली मुश्किल नहीं है ये? नहीं, फॉर मी क्या है, हर चीज़ अगेन आई वांट टू, मेरा जो गाइड है वो मेरा पैलेट है ना. मेरे को अगर मैं दिमाग में टेस्ट नहीं बैठाऊंगा, टेक्सचर नहीं बैठाऊंगा, तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा. तो मेरे लिए वो एकेडमिक एक्सरसाइज है. जनरली कीड़ों का टेस्ट कैसा रहता है? See, they're all very high protein. And the thing is, they're crunchy. So they're crunchy on the outside and they're soft on the inside. So, for example, Assam में silkworm is a delicacy, right? It's the same thing, crunchy on the outside, soft on the inside. High protein. It's like popcorn, but more crisper on the outside. वाह. It's साउथ अमेरिका में तो क्रिकेट को ऐसे डस्ट करके नमकीन की तरह खाते हैं वो. फ्राइड क्रिकेट्स आर लाइक अ क्लासिक स्नैक. एनी टाइम यू गो टू एनी साउथ अमेरिकन कंट्री, इट्स अ डेलिकेसी. एनी साउथ अमेरिकन कंट्री ऐसे रेडियाँ लगी होती हैं, वो फ्राई करते हैं, सीजनिंग डस्ट करके आपको दे देते हैं, आप चखने की तरह खाओ उसको. इंडिया के बाहर तगड़ा वेज फूड कहाँ मिलता है? I think we definitely take the cake when it comes to vegetarian food, but Italy and Greece and a lot of these Mediterranean countries, they are blessed with great produce. So south of France, Cannes, Nice, Greece, Italy, Spain, Portugal, that area surrounding the Mediterranean Sea. ये टमाटर चीज़ का स्वाद अलग है. Yeah, this is different. बहुत अलग. Again because of the water there. Water and the sun. Yeah. It's a great second travel destination for first time travelers from India. As in people who've just started traveling abroad. I think पहले आपको दुबई या सिंगापुर जाना चाहिए ताकि वो कंफर्ट भी फील हो जाए. फिर आपको जाना चाहिए यहाँ जो आप कह रहे हो मेडिटेरेनियन यूरोप में. लोग भी चिल्ड आउट होते हैं. एंड मैं ये मानता हूँ, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है, आई थिंक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो आपको लोकल खाना ट्राई करना चाहिए, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, टू एक्सपैंड योर पैलेट, टू एक्सपैंड योर माइंड. आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीपल हु गो अब्रॉड एंड ओनली चूज टू ईट इंडियन फूड. आई थिंक कि अगर इंडियन खाना खाना है दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, बट अगर आप वहाँ जा रहे हो ठीक है, इवन आई एंड अप मिसिंग इंडियन फूड आफ्टर एवरी 2-3 days, बट तब तक एटलीस्ट अलग चीज़ों को ट्राई करो. नहीं, मैं आई थिंक ट्रैवल का पर्पस ही खुद को
एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन करना है ना. सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अपने आप को अननर्व कर सकें, यस वो बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में, बिकॉज अदरवाइज वो फिर आप दोज विंडोज दैट यू मेंट टू ओपन बिकॉज द ट्रैवल वुड नॉट ओपन. जिंदगी में सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका, या सबसे मेमोरेबल? I think the Nordic countries have always been fascinating. Finland, Sweden, Iceland, Denmark upwards. क्यों ऐसा? क्योंकि आप नेचर के आगे इंसान की मजबूरी देखते हैं ना. आप नेचर के आगे इंसान की मजबूरी देखते हैं. आप देखते हैं कि भाई वो चाह के भी अगर 7 घंटे का दिन है तो उसको 8 घंटे का नहीं कर सकते हो, है ना. वो कैसे वो एडजस्ट करते हैं उसमें अपनी लाइफ, उसमें कैसे इतने, एंड दीज आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज. सबसे बड़ा रीज़न फॉर क्रिबिंग है उनके पास भाई. उनको तो 6 महीने सूरज नहीं देखने को मिलता ढंग से, येट दे आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज. तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है. कैसे खुश रहना है, कैसे खुश रहना है, और ये रियलाइज़ करना है कि ये तुम फाइट कर सकते हो, ये तुम फाइट नहीं कर सकते हो. वो बहुत एक वो एनर्जी बड़ी रीअश्योरिंग एनर्जी होती है, बिकॉज दैट्स समथिंग आई बिलीव इन. कोई ऐसी मोमेंट थी स्पेसिफिकली नॉर्डिक ट्रैवल के दौरान जब आपको लगा कि यार ये बहुत सही है? So, for example, if you travel the Laplands, which is the extreme north, जहाँ पे आप लिटरली आप आर्कटिक सर्कल पे हैं, तो वो लैपलैंड्स जो है वो थोड़ा स्वीडन में आता है, थोड़ा फिनलैंड में आता है, और थोड़ा रशिया में आता है. तो लैपलैंड्स इज़ लाइक द एस्किमो कंट्री, है ना. थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एस्किमो कंट्री है. वहाँ पर आपको असली किल्लत समझ में आती है. वहाँ पर आपको समझ में आती है कि एक्चुअली what is living with less, because मीट्स में रेंडियर मीट है, ऐसा नहीं है कोई और जानवर हो सकता है. समर्स में बेरीज हैं, वही आपको लेके रखनी है, वही आपको प्रिजर्व करके विंटर्स में चलानी है. वेजिटेबल्स जो आपके समर में उगती हैं वही आपको ड्राई करनी है, वही आपको विंटर में यूज़ करनी है. जैसे जैसे चीज़ें हार्श होती जाती हैं ना, और ये यही नहीं है, ये अपने पहाड़ों पे भी मैंने आई हैव रिटन अ पोएम ऑन दैट एज वेल आल्सो व्हेन आई केम बैक, कि जैसे आप जाते हैं जहाँ पे चीज़ें कम होती जाती हैं, इंसान साफ होता जाता है. बिकॉज व्हेन यू हैव plenty is profit is storage is greed is the first vice. So वो मेरे को I experienced that calmness through, and so I wrote something which is कि जब से वापस आया हूँ यही सोचता हूँ क्यों जितना ऊपर चढ़ता गया सब कुछ सुथरा, सब साफ दिखता गया. साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना और साफ विचार. ऊंचाई पे सूरज जब चेहरे पे पड़ता था, एकदम कोरे मन पे एक नई याद लिखता गया. आबो हवा थी वहाँ की, या उनके खेतों की जौ इस बारले, बिकॉज ऊपर गेहूं भी नहीं होता, चावल भी नहीं होता. आबो हवा थी वहाँ की, या उनके खेतों की जौ, या बस फिर इत्तेफाक था कि एक के बाद एक, नेक के बाद नेक शख्स दिखता गया. आज सुबह तड़के तड़के लेटे ये एहसास हुआ एकदम कि कहीं कभी कोई इत्तेफाक नहीं होता. इंसान को उस ऊंचाई पर बस जितना चाहिए वो मिलता गया. जैसे जैसे नीचे आया और उगाया और पाया. बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ लालच का, क्योंकि जब लालच है तो ज़्यादा है तो चिंता है, संभालने की, छुपाने की, बचाने की. जब चिंता है तो खुशी कहाँ से आएगी. साफ नीयत में ऐसे लालच का अक्स घुलता गया. और आज ये आलम है कि बहुत है हमारे पास, लेकिन खुशी ढूंढने पहाड़ों पे जाते हैं, और जिनके पास बस पूरा ही पड़ता है वो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं. सूरज वही, हवा वही, पानी वही, इंसान वही, बस नीयत का फ़र्क है. वो साफ तो साफ. हमारे पास सब कुछ है और कुछ नहीं. उनके पास कम है पर सब कुछ. वाह. No, that sort of encompasses the conversation that we just had. The education that travel brings, right? Yeah. Empathy with people who are very, very different from yourself. I think after a point in time I realized कि यार they are not different. Different circumstances. हाँ, फंडामेंटली वही इमोशंस हैं जो नाट्यशास्त्र में लिख दिए हैं. फंडामेंटली भाव वही है सबके अंदर. वही दुख है, वही सुख है, वही वैनिटी है, सब कुछ वही है.
वही गुस्सा है, वही वीर्य है, वही क्रोध है, सब वही है. वो स्पेक्ट्रम, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है बिकॉज किसने कप उठा के यहाँ रख दिया, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है बिकॉज उसने आपको थप्पड़ मार दिया, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है कि आपने उसकी ज़मीन छीन ली, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है कि आपने उसकी गाय अपने घर में बांध ली, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है कि जिसने गुस्से नहीं होना है वो कभी गुस्से नहीं होता. इतना सही है बस फर्क.